नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सहचारी राजनीति विज्ञान। आज इस वीडियो में द्विदलीय प्रणाली के दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पिछले वीडियो में द्विदलीय प्रणाली के गुणों के बारे में चर्चा की थी। तो द्विदलीय प्रणाली के जो दोष है उनमें सबसे बड़ा दोष है बहुमत दल की तानाशाही। द्विदलीय प्रणाली वाले शासन में बहुमत दल सरकार बनाता है और उसे यह विश्वास रहता है कि निश्चित अवधि से पूर्व उसे अपने पद से कोई नहीं हटा सकता, इसलिए वह मनमानी करता है तथा विरोधी दल की तनिक भी परवाह नहीं करता। मतदाताओं के लिए चयन की कम स्वतंत्रता। द्विदलीय प्रणाली में मतदाताओं के लिए चयन का क्षेत्र बहुत संकीर्ण हो जाता है। मतदाताओं को केवल दो ही दलों में से ही चयन करना पड़ता है। केवल दो ही दल होते हैं और दो ही कैंडिडेट होते हैं, उनमें से किसी एक का चयन करना पड़ता है, चाहे मतदाता इन दोनों दलों को पसंद नहीं करता हो। इससे कभी कभी मतदाता राजनीति से उदासीन हो जाता है। यदि दो से अधिक दल हों तो उनकी स्वतंत्रता अधिक हो जाती है। अगला, विविध हितों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। द्विदलीय व्यवस्था को अपनाने से विभिन्न हितों और अन्य वर्गों को विधायिका में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। जहाँ अनेक दल होता है वहाँ सभी वर्गों या हितों को आसानी से प्रतिनिधित्व मिल जाता है। विधायिका की शक्तियों का ह्रास होना। द्विदलीय प्रणाली वाले देशों में कार्यपालिका की शक्ति अनवरत रूप से बढ़ती जाती है और विधायिका की शक्तियों का ह्रास होता है। अपने बहुमत के नशे में चूर सरकार मनमाने कानून बनवाती है और यदि विधायिका उसका समर्थन न करे तो प्रधानमंत्री की सलाह से उसे भंग कर दिया जाता है। द्विदलीय प्रथा में पाए जाने वाले दृढ़ दलीय अनुशासन के कारण मंत्रिमंडल की तानाशाही की धारणा का प्रचलन हुआ। ब्रिटिश शासन प्रणाली के बारे में रैमजे म्योर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। राष्ट्र दो विरोधी गुटों में बढ़ जाता। द्विदलीय व्यवस्था वाले देश विचारधारा के आधार पर दो गुटों में विभाजित हो जाते हैं। राष्ट्र का ऐसा विभाजन एक भयंकरी राजनीतिक प्रवृत्ति मानी जाती है। नकारात्मक मतदान। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को केवल दो उम्मीदवारों में से एक को ही चुनने का अवसर मिलता है। यह भी संभव है कि मतदाता इन दोनों में से किसी को पसंद ना करे। ऐसी दशा में वह उस व्यक्ति के विरुद्ध मतदान करता है जिसको किसी कारणवश वह नहीं चाहता। इस कारण इसमें मतदाता नकारात्मक हो जाता। विविध दृष्टिकोणों का समावेश नहीं होना। जो लोग राज्य में केवल दो दल चाहते हैं वे ये भूल जाते हैं कि दो राजनीतिक दल नागरिकों के विभिन्न दृष्टिकोणों को समाहित नहीं कर सकते। कठोर दलीय अनुशासन। दल का अनुशासन इतना कड़ा होता है, इतना कठोर होता है कि यदि सदस्य दल के दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत न भी हो तो भी उन्हें दल के आदेशों का पालन करना ही पड़ता। इसके कारण सदस्यों के व्यक्तित्व को धक्का लगता है। इस प्रकार द्विदलीय प्रणाली के गुण दोषों का विवेचन करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संसदीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए द्विदलीय प्रथा सुविधाजनक रहती है। ब्रिटेन आज तक राजनीतिक अस्थिरता एवं शून्यता पैदा नहीं हुई ब्रिटेन में, क्योंकि अब बहुमत वाला दल सरकार बनाता था, अल्पमत वाला दल विपक्ष में बैठकर सरकार की नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करता है। फ्रांस और भारत में इसके विपरीत बहुदलीय व्यवस्था विकसित हुई, जहां कई बार सरकार बनाना कठिन हो गया एवं राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न हुए। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में संसदीय शासन एक सुनियमित द्विदलीय पद्धति द्वारा ही सबसे अधिक सफल हो सकता है।
अब हम चर्चा करेंगे बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय, जहाँ दो से अधिक राजनीतिक दल सक्रिय होते हैं, वो बहुदलीय प्रणाली होती है। बहुदलीय प्रथा वाले देशों में प्राय किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल पाता, अतः कोई एक दल सरकार नहीं बना सकता। यूरोप के अधिकांश राज्यों में तथा अफ्रीका और एशिया के नवोदित स्वतंत्र हुए देशों में प्राय बहुदलीय पद्धति है। बहुदलीय पद्धति का एक अद्भुत उदाहरण फ्रांस में मिलता है। वीमर संविधान में भी बहुत से दल थे, परंतु प्रत्येक दल के विरोध में शेष समस्त दल संगठित होकर एक संयुक्त दल के रूप में कार्य करते थे। भारत में भी बहुदलीय पद्धति क्रियाशील रही है। भारत में इतने अधिक दल हैं कि उनकी संख्या निश्चित करना ही कठिन है। अब बहुदलीय प्रणाली के गुण। बहुदलीय प्रणाली के गुणों में सबसे बड़ा गुण है कि शासन निरंकुश नहीं बन सकता। बहुदलीय व्यवस्था में साझा मंत्रिमंडल का निर्माण होने के कारण किसी एक राजनीतिक दल को एकाधिकार स्थापित करने का अवसर नहीं मिलता। शासन कार्य हमेशा आदान प्रदान और समझौते की भावना से चलता। साझा अथवा मिलीजुली सरकारें कभी भी निरंकुश नहीं हो सकती। मतदाताओं को चयन के अधिक विकल्प। जहाँ बहुत दल होते हैं वहाँ मतदाताओं को चयन की अधिक स्वतंत्रता होती है। द्विदलीय व्यवस्था की तुलना में बहुदलीय व्यवस्था में बहुत से उम्मीदवार होते हैं और उनमें से मतदाता अपनी इच्छा अनुकूल किसी का भी चयन कर सकते हैं। संसदीय शक्ति का ह्रास नहीं होता। विधायिका की शक्तियों का वास्तविक निखार बहुदलीय व्यवस्था में ही आता है, क्योंकि गठबंधन सरकार आसानी से विधायिका को भंग कराने की धमकी नहीं दे सकती। गठबंधन सरकार का अस्तित्व विधायिका की सद्भावना पर ही निर्भर करता है। अगला, राष्ट्र दो विरोधी गुटों में नहीं बढ़ता। इस दल पद्धति वाले देश दो विरोधी गुटों में बंटने से बच सकते हैं। दलीय अनुशासन की भावना कठोर न होने के कारण बहुदलीय पद्धति वाले देशों में दलबंदी की भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित नहीं किया जाता। सभी हितों एवं विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व। बहुदलीय पद्धति वाले देशों की विधायिका और कार्यपालिका में किसी एक या दो दलों की प्रधानता नहीं रहती, बल्कि सभी दल समकक्ष होते हैं। विधायिका तथा कार्यपालिका में कई दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इस भांति विभिन्न वर्गों तथा स्वार्थों को शासन में पूर्ण प्रतिनिधित्व मिल जाता है। अब बहुदलीय प्रणाली के दोष। सबसे बड़ा दोष है शासन में अस्थिरता। बहुदलीय व्यवस्था से कई दलों की गठबंधन सरकारों का निर्माण होता है। कई दलों की गठबंधन सरकारें खिचड़ी अथवा भानुमति के कुनबे के समान होती है। गठबंधन सरकारें कई दलों से मिलकर बनती है, अतः उनके विचारों में साम्य और समन्वय स्थापित करना कठिन हो जाता है। जब किसी वैचारिक या नीति संबंधी प्रश्न पर इन दलों में झगड़ा होता है तो साझा मंत्रिमंडल शीशे की भांति टूट जाते हैं। भारत के राज्यों में चतुर्थ आम चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों में ऐसी ही साझा गठबंधन सरकारें बनी थी जो एकदम अस्थिर थी। केंद्र और राज्यों में मार्च 1977 के बाद चुनाव के बाद निर्मित जनता सरकारें भी बहुदलीय मेल का परिणाम होने का अस्थिर सिद्ध हुई। फ्रांस में 1944 से 1958 चतुर्थ गणराज्य तक 26 गठबंधन मंत्रिमंडल बनाए गए और प्रत्येक का औसत कार्यकाल 15.5 माह था। प्रोफेसर NR देशपांडे के अनुसार ऐसी सरकार को लगातार विपरीत दिशाओं में खींचा जाता है और दल बदलों के कारण सदैव सरकार के गिरने का खतरा बना रहता है। कार्यकुशलता का अभाव। बहुदलीय साझा सरकारें अपनी शक्ति और श्रम राजनीतिक कार्यों में ही नष्ट करती है। मंत्रीगण कुर्सी बचाने की चिंता में व्यस्त रहते हैं और इस प्रकार प्रशासन की उपेक्षा हो जाती है।
इससे प्रशासनिक सूत्रों में शिथिलता आ जाती है और नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। अगला, दीर्घकालीन नीतियों का भाव। बहुदलीय पद्धति में साझा गठबंधन सरकार अस्थिर होती है, अतः सरकारों के शीघ्र परिवर्तन के कारण नीतियों की अनिश्चितता बनी रहती है और दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण संभव नहीं हो पाता। जबकि आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन नीतियों का निर्माण अनिवार्य होता है। कार्यपालिका की दुर्बल स्थिति। बहुदलीय शासन वाले देशों में कार्यपालिका दुर्बल होती है। प्रधानमंत्री को कई दलों को साथ लेकर चलना पड़ता है। उसे विभिन्न दलों को प्रसन्न रखते हुए उनमें तालमेल स्थापित करना पड़ता। यदि कोई भी दल किसी भी समय सरकार का समर्थन बंद कर दे तो सरकार का पतन हो जाता है। निष्कर्ष में हम ये कह सकते हैं कि द्विदलीय पद्धति में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन होना चाहिए, अर्थात किस नीति का पालन होना चाहिए। इसके विपरीत बहुदलीय पद्धति वाले देशों के गठबंधन मंत्रिमंडलों में कोई निश्चित नीति नहीं होती है और न कोई सामान्य कार्यक्रम होता। बहुदलीय पद्धति में मतदाता प्राय व्यक्ति विशेष को मत देते हैं, दल को नहीं। इससे अल्पमत वाले स्वार्थी व्यक्ति अधिक संख्या में निर्वाचित हो जाते हैं और जिनके व्यक्तिगत स्वार्थ इतने अधिक और सशक्त होते हैं कि वे अपने स्वार्थों के आगे राष्ट्र हितों का भी बलिदान कर देते हैं। धन्यवाद।